हेलो एवरीवन, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि जो IS 456 है हमारा, उसमें बदलाव हुए हैं। क्या आपको पता है ये बदलाव कि नहीं बदलाव पता है? क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल में पुराना वाला डेटा ही आपको मैक्सिमम मिलेगा 99%, और आपके एग्जाम में यहाँ से कम 2-3 क्वेश्चन तो पूछे जाते ही हैं। आपको बता दिया जाए, UPPSC ए के अंदर 6-7 क्वेश्चन केवल IS कोड से आए थे, और वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो चेंज हुए थे। चलिए देखते हैं आपको कितना कोड पता होगा और कौन कौन सा मॉडिफाई हुआ है। आपके पास जो भी कोड है अभी रिसेंट में, उसमें ऐड कर लीजिएगा, अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ये पूरी PDF मैं दे दूंगा, ये पूरी PDF मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगा। तो वीडियो शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको समय समय पर मिलती रहेगी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं, एक मिनट। तो यहां पर देखिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐप, अगर अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो सारे फीचर आपको मिलने लगेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया रहेगा। और अगर आप नए हैं ना तो इंजीनियर्स अड्डा को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये क्या, इसमें क्या समस्या आ रही है, एक मिनट रुकिएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को मैं, पहले क्या गिवन था और अब क्या गिवन है, समझ गए ना? पहले क्या गिवन था और अब क्या गिवन है, उन सारे पॉइंट्स पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये देखिए आ गया, चलो स्टार्ट करते हैं। जो जो पॉइंट होगा आप लोग जरूर बताइएगा। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, मैं इसमें अंडरलाइन करता जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एग्रीगेट्स केस में अगर देखा जाए, किसके केस में, एग्रीगेट्स के केस में देखा जाए तो एग्रीगेट सेल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IS 383 एज फार एज पॉसिबल प्रेफरेंस सेल बी गिवन टू नेचुरल एग्रीगेट। क्या होना चाहिए, नेचुरल एग्रीगेट होना चाहिए। यहां पर क्या हुआ है, ये पहले क्या गिवन था और अभी क्या गिवन है। आफ्टर अमेंडमेंट एग्रीगेट सेट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट, जो इससे ये मतलब नहीं है कि आपका नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है। आप एग्जाम में देखेंगे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। स्टेटमेंट वाले में बोलेगा कौन सा सही है। आपने तो सर पढ़ रखा है, आपने क्या पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है नेचुरल। अब आपको लगेगा हाँ भाई नेचुरल वाला होगा एग्रीगेट तो ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर जो IS 383 को फुलफिल करेगा वो मान लिया जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। और कोर्स और फाइन सेल, कोर्स और फाइन एग्रीगेट ने सेल बी बैचेस सेपरेटली, अलग अलग सेपरेट करना है। ऑल इन एग्रीगेट में बी यूज्ड ओनली वेयर, जहाँ स्पेसिफिकली परमिटेड बाय इंजीनियर इंचार्ज। यहाँ पर अगर इंजीनियर इंचार्ज होगा तो उसके परमिट के द्वारा कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चाहे इंजीनियर आपका कह दे कि नहीं आप अलग अलग करना है कि एक साथ करना है, यहाँ पर पूछने की जरूरत नहीं है। जो IS कोड में गिवन है वही मान्य होगा। ओके, और भी अगर देखा जाए बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक आगे देखते हैं। अब जैसे आप सबको पता है ये वाला क्वेश्चन तो कई बार आएगा। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, SSC JEE की, UPPSC की, राजस्थान के बैच की तैयारी कर रहे हो, JEE की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, देखिएगा पहले क्या था, ऑर्डिनरी में 10 से 20 था, स्टैंडर्ड में सर 25 से 55 था, और हाई स्टैंड में कितना होगा, M60 से 80। आप गूगल कर लीजिएगा, यही आपको मिलेगा। लेकिन अभी नया मॉडिफिकेशन जो आया है ना, उसमें क्या था कि ऑर्डिनरी M10 से M20 ये हो चुका है काफ़ी पहले, 4-5 साल पहले, लेकिन हमको अभी तक पता नहीं था। हमको मतलब आपको 2 वीडियो और इस पर बना चुका हूँ, तीसरी वीडियो है। आगे स्टैंडर्ड कहाँ से स्टार्ट हो जाता, 25 से लेकर 60 तक, पहले 55 तक था, अब 60 तक हो गया। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट देखा जाए 65 से लेकर 100 तक। अब आपसे यहाँ पर कितना था, 80 था, यहाँ पर 100। अब आपसे भी पूछा जा सकता है कि जैसे UPPSC में पूछा है कितने कितने होंगे। आप जो बच्चे पुराने वाले से पढ़े थे, 3 1 2 3 4 5 6 7 3 7 1 2 3 4 5 5 3 7 5, ये इस तरीके से था। लेकिन अब कितना हो गया, 3 8 8। ये नंबर पूछ लिया था, क्या नंबर पूछ लिया था, देन आपका आंसर 388 होगा सर। आगे अब से ये पूछा जा सकता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की मैक्सिमम कितना होगा, M100 होगा कि M80 होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए M100 होगा। ये वाला चेंज आपको देखने को मिला, क्यों सर, ये आपको देखने को मिला ना, बस बिल्कुल।
ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ESC लेवल तक आएगा, लेकिन ये आप में फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा, ये आप में फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा, इसी को घुमा घुमा कर। अगला आगे बात करते हैं, क्या है कि ओनली टू नोट आइटम मेंशन, और यहां पर क्या होगा कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर इंडिविजुअली रिलेटेड टू एक्सपोजर। नहीं समझ पाए? पहले क्या होगा कि केवल 2 आइटम मेंशन थे, केवल दो आइटम मेंशन थे, लेकिन अब कहां पर आपका 3 आइटम मेंशन हो गए। क्या क्या? आपका मिनिमम कितनी सीमेंट होनी चाहिए, मैक्सिमम कितना फ्री वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए, इंडिविजुअली होना चाहिए। अगला एक ये इंपॉर्टेंट हो गया, उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। सर ये क्या होता है? सर एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन क्या होता है? यूज ऑफ लो एल्कली, और कभी कभार आपके एग्जाम में आएगा, देखिएगा इसी बार मुझे ऐसा लगता है आपके एग्जाम में आएगा कि यूज ऑफ लो एल्कली ऑर्डिनरी OPC हैविंग टोटल एल्कली कंटेंट नॉट मोर देन 0.6% एज Na2O इक्विवेलेंट। ओके, आगे अगर देखा जाए, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुएटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कन्फाइनिंग IS 12089 पार्ट रिप्लेसमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हैविंग टोटल एल्कली कंटेंट इक्विवेलेंट शुड नॉट मोर देन 6%, प्रोवाइडेड फ्लाई एश कितना होगा, कम से कम 20% होगा, और स्लैग कंटेंट कम से कम 50%। अभी तक आपके ये वाली लाइन आती थी, आपके एग्जाम में ये वाली लाइन आती थी कि एल्कली एग्रीगेट में आपका जो फ्लाई एश है कितने परसेंट होगा, मिनिमम कितने परसेंट होगा, तो आपका आंसर 20% होता था, लेकिन अब कितना होगा सर? 25% होगा। अब कितना होगा? 25% इन्होंने चेंज कर दिया, और कम से कम स्लैग कितना से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 50%, और यहाँ भी स्लैग 50% है। अब आपने तो पढ़कर ये जाएंगे, अब आप गूगल करेंगे, कुछ करेंगे तो आपको 20 ही मिलेगा, लेकिन आंसर क्या होगा सर? 25 होगा। आंसर क्या होगा आपका? 25 होगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास है आप सब लोगों के लिए, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर इस क्लास को देखिएगा और पूरे नोट्स भी बनाइएगा, और अपने अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और आगे अगर बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या था आपका कि अब इसमें इतने डेप्थ में तो 1.65, मैं डेटा बस आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रेंथ प्लस 1.65 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, टेबल द टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ शुड बी इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1. अरे ये नहीं देखते आप, ठीक ना, ये वाला 1.65, तो ये कितना टारगेट डेंसेट पॉसिबल, यहाँ पर ये नहीं लिखा था ना, यहाँ पर डेंसेट नहीं लिखा था, इन्होंने क्या लिखा? डेंसेट पॉसिबल स्ट्रक्चर। डेंसेट पॉसिबल स्ट्रक्चर, ये आपके एग्जाम में चांसेस है कम आए, लेकिन इसके चांसेस बहुत है। देखो इतना डेप्थ में बहुत मेहनत लगी बनाने में इसको, और इतना डेप्थ में तो ESC लेवल पर आएगा, गेट लेवल पर आएगा, आपके लेवल तक ये है। जैसे कि यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात किया जाए, पहले 10-15 का कितना था? 3.5, 20-25 का कितना था? 4, 30 से 50 तक कितना था? 5। अब क्या चेंज हुआ है? यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक 50 तक था और ये 60 तक हो गया। अब वो एग्जामिनर ये पूछेगा आपसे कि सर M50 तक का, M55 का कितना होगा? पहले में नन ऑफ दीज लिखा रहेगा, क्योंकि डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अब क्या है? 60 तक आ गया। बताओ यहां तक समझ में आ गया? अपडेट कर लो, अपडेट कर लो भाई, अपडेट कर लो, और आगे चलते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा सर, यहां पर क्या है? एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा यहां से। फिर से क्या बनेगा कि क्या बनेगा सर यहां से कि द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट सेल विद इन +-2% द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट कितना होना चाहिए? +-2% बीन मेजर एंड विद इन +-3% आपका क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट एडमिक्सचर, एग्रीगेट आपका, एडमिक्सचर आपका एंड वाटर, ये +-3% होगा। हम भी यही, आप भी यही पढ़ते आए हुए हैं, लेकिन अब अपडेट करने का समय आ गया है। आप मेरी क्लास देखेंगे तो वहाँ बाकायदे लिखाया हूँ कि जैसे एडमिक्सचर आपके 2 टाइप के होंगे, ठीक ना, केमिकल एडमिक्सचर आपका एक होगा, एक मिनरल एडमिक्सचर होगा। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा अलग अलग क्या हुआ है। एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग सेल बी विद इन 2% ऑफ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट कितना होगा, और मिनरल एडमिक्सचर कितना होगा। अब यहाँ पर मिनरल एडमिक्सचर भी जुड़ गया, मिनरल एडमिक्सचर,
मिनरल एडमिक्सचर प्लस सीमेंट प्लस -2% होगा। अब जो केवल एडमिक्सचर लिखा था ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब और केमिकल कितना होगा, और बीन मेजर विद इन द 3%। केमिकल के लिए कितना होगा, इसके लिए 3%, केमिकल के लिए कितना होगा 3%। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपको समझा देता हूं, देखिए +-2% किसके किसके लिए होगा। पहले केवल सीमेंट के लिए था, अब सीमेंट प्लस मिनरल एडमिक्सचर या मैं लिख देते हैं, +-3 किसके लिए होगा, आपका एग्रीगेट हो गया केमिकल एडमिक्सचर, केमिकल एडमिक्सचर के लिए हो गया। अब तो भाई एडमिक्सचर के 2 पार्ट हो गए, अब यही तो आपको फंसाएगा ले जाकर। अब आपसे केवल इतना पूछ लिया कि आप बता दो मिनरल एडमिक्सचर में जो एक्यूरेसी है कितने % टॉलरेंस लिमिट होगी। बच्चे पढ़ कर गए हैं +-3 कितना हो जाएगा, +-2%। ओके, अगला, और मैकेनिकली नीफ इज द एट लीस्ट, अच्छा ओके, और आगे पढ़िएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। क्या है, इन अ बैचिंग प्लांट आपका जो है और कंक्रीट प्रोडक्शन इक्विपमेंट शैल बी कैलिब्रेटेड इनिशियली द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट एंड सब्सिक्वेंटली ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। अब इनको इक्विपमेंट को कब कब आपको इंस्टॉल करना, चेक करना है। और मैकेनिकल नीफ इस सिस्टम में, मैकेनिकल जो आपका सिस्टम होगा एट लीस्ट एवरी 2 मंथ, हर 2 मंथ में आपको देखना है। अब आप में यहाँ आएगा कि अगर आपको इंस्पेक्शन करना है तो मैकेनिकल को अगर करना, जो वहाँ मशीन है 2 महीने में एक बार तो करना है, लेकिन इलेक्ट्रिकल या लोड सेल सिस्टम को 3 मंथ में एक बार करना, हर 3 मंथ में एक बार चेक करना है। ओके, यहां तक हो गया, और आगे चलते हैं सर। ये क्या लिखा हुआ, पोर्शन टाइप और ग्रेडियंट ऑफ एग्रीगेट शैल बी मेड बाय ट्रायल इन सच अ वे सो एज टू ऑब्टेन डेंसेस्ट पॉसिबल कंक्रीट। ऑल ingredient of the concrete should be used by mass only, यूज बाई क्या, मास ओनली। ठीक, यहां पर अगर पढ़ा जाए ऑल इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट शैल बी यूज बाई मास, क्या क्या एक्सेप्ट करके, वाटर और केमिकल एडमिक्सचर व्हिच बाई वॉल्यूम। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, अगर आज ये क्लास आप देख पा रहे होंगे, इसके पहले भी आप मास ही लिखते, इसके पहले भी आप मास ही लिखते, लेकिन अब क्या होगा, वॉल्यूम से भी कर सकते, मे भी कर सकते हैं वॉल्यूम से भी, लेकिन यहां पर वॉल्यूम से नहीं कर सकते थे। जैसे बैचिंग आपकी 2 प्रकार की होती है, एक वॉल्यूम बैचिंग, एक वेट बैचिंग, है ना। तो पहले यह था कि वेट बैचिंग इज वेरी एक्यूरेट कंपेयर टू द वॉल्यूम बैचिंग, बट नाउ वॉल्यूम बैचिंग एंड केमिकल एडमिक्सचर मे बी डू वॉल्यूम बैच। ठीक ना, ओके, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, और आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या था आपका सर कि डोजेज ऑफ रिटार्डर, प्लास्टिसीजर एंड सुपर प्लास्टिसीजर शैल बी रिस्ट्रिक्टेड, कितना रिस्ट्रिक्टेड था, 0.5, 1 एंड 2% रिस्पेक्टिवली बाय वेट ऑफ सीमेंटियस मटेरियल अनलेस अ हायर वैल्यू ऑफ एग्रेड अपॉन बिटवीन द मैन्युफैक्चर एंड कंस्ट्रक्टर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस टेस्ट। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या है, डोजेज ऑफ रिटार्डर, प्लास्टिसीजर, ये कितना 0.5, 1, 2% रिस्पेक्टिवली by mass of cementitious material. However, the doses of polycarboxylated based admixture shall not exceed कितना। अब यहां पर यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पॉलीकार्बोक्सिलेट बेस्ड जो एडमिक्सचर है ना, वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 1% से ज्यादा नहीं हो सकता। आप में लिखा रहेगा 1% ज्यादा नहीं हो सकता, 2% से ज्यादा नहीं हो सकता, 3% से ज्यादा नहीं हो सकता, 4% से ज्यादा नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या होगा, 1% से ज्यादा नहीं हो सकता। अ हायर वैल्यू ऑफ एबव एडमिक्सचर मे बी यूज्ड, ठीक ना, इफ एग्रीड अपॉन द मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्टर, परफॉर्मर, इस पे बेस्ड हो। चलिए बात छोड़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल, ये तो फिर से बता दूं गेट वोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एसएससी जैसे मेंस वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सही से बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आपने कभी ऐसे पढ़ा है, इतना डेप्थ पे नहीं पढ़े होंगे। फिर आगे देखिए, जैसे डेविएशन, तो थोड़ा सा पास में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफाइड डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम एंड बीम के लिए पहले कितना था, 12 + 12 - 6 mm, अब कितना हो गया, 10 और 5। याद रखिएगा, गूगल करेंगे तो आपको यही मिलेगा, गूगल करेंगे तो आपको यही मिलेगा। एक्चुअली अभी कुछ समय पहले
4-5 महीने पहले मैं भी एक सेशन करा रहा था जहाँ पर मैंने 12 और 6 पढ़ा दिया था, और फिर इसके बाद उसके 1-2 महीने बाद मैं ये वाला मुझे मिला, ठीक ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इस पर 2-3 वीडियो आपके लिए बनानी चाहिए मुझे, और आप लोग बहुत सही से देखिएगा। और यहाँ पर चेंज है कि डेविएशन फ्रॉम डायमेंशन ऑफ फुटिंग के बारे में अगर बात पढ़ा जाए कि डायमेंशन इन प्लान 50 + 50 mm - 12 mm, यहाँ पर क्या होगा 50 और 10 mm। ये एक थिकनेस के बारे में अगर पढ़ा जाए ये थिकनेस के बारे में कुछ नहीं गिवन था, लेकिन थिकनेस का भी यहाँ बता दिए, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पेज के तो मैक्सिमम पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सर। आगे यहाँ पर क्या था कि नोट आइटम इज मेंशन, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट ऑफ M15 ग्रेड विथ नॉमिनल रेनफोर्समेंट डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस में बी टेकन 1। कितना ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, और आगे चलते हैं सर, तो यहाँ पर आप और एक चीज देखिएगा, पहला क्या था M50 टेंसाइल स्ट्रेस 5.2 और M55 टेंसाइल स्ट्रेंथ 5.6, लेकिन अब क्या है कि M50 और उसके ऊपर का 5.2 हो गया। अब ये M55 का 5.6 नहीं होगा। यही तो छोटी छोटी चीजें हो। देखिए पेपर में अगर इतना छोटा सा क्वेश्चन दे दिया बच्चे को, अरे यार इतना छोटा सा क्वेश्चन था, भाई आपको पता है कभी कभी तीर बहुत छोटे होते हैं लेकिन लगते बहुत ज़्यादा हैं अगर सही जगह पे लग गई तो। अगर आप खुद सोचो, अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे तो कौन कर पाएगा? अगर आपको मोबाइल भी दे दिया जाएगा, गूगल भी करोगे तो आपको यही आंसर दिखेगा, चेक कर देख लीजिएगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं सर, और आगे अगर बढ़ते हैं यहाँ पर सर क्या था, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, ओके हाँ, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। पहले क्या था, पहले सर आपका 50 तक गिवन था, ओके, परमिसिबल स्ट्रेस 50 तक ही गिवन था, और अब क्या हो गया 55 और नाउ यहाँ पर 55 और 56 और जोड़ दिया गया है, यहाँ पर ये दोनों और जोड़ दिया गया, ये दोनों और भी जोड़ दिया गया है। ठीक, और आगे सर चलते हैं अभी, और यहाँ पर क्या है सर, आगे देखते हैं। फॉर डिफॉर्म बार कन्फाइनिंग IS 1786, फॉर IS 1786, बाप रे, दिस वैल्यू सेल बी इंक्रीज बाई 60%। सबको पता है डिफॉर्म बार में 60% इंक्रीज करते हैं, और कंप्रेशन बार में कितना इंक्रीज करते हैं? 25% करते हैं। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट आर नो। ठीक, आगे क्या है, डिफॉर्म बार 1786 के हिसाब से 60% था परसेंटेज, और कंप्रेशन में 25% था। फॉर फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड डिफॉर्म बार के लिए अगर पूछ लिया जाए 80%, सर ऐड कर लीजिएगा 80%। ये तो 1000 बार पूछा जा चुका है। अब अगर आपसे पूछ ले कि फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड डिफॉर्म बार में कितने % इंक्रीज होगा, देन आपका आंसर 80% आ जाएगा सर। ओके, वेरी नाइस, ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पर भी एक चीज देख लेते हैं, क्या है कि फॉर पर्टिकुलरली एग्रेसिव इन्वायरमेंट के लिए सच दैट सीवियर कैटेगरी में होगा, टेबल नंबर 3, असेस्ड सरफेस विड्थ क्रैक शुड नॉट जनरल एक्सीड 1 mm, 0.1 mm। यहाँ पर किसके लिए होगा, यहाँ सीवियर के लिए था, और यहाँ पर वेरी सीवियर और स्टीम दोनों के लिए कितना हो जाएगा 0.1 mm। चेंज हो गया, अब चेंज हो, पहले सीवियर के लिए इतना था, वेरी सीवियर और ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। अभी तक किसके लिए था, सीवियर के लिए था, लेकिन अब ये वैल्यू बढ़ गई है, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के लिए 0.1 की परमिसिबल लिमिट हो गई है। पहले क्रैक, जो क्रैक होते हैं ना, वो 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm। यहाँ 0.1 mm का बताया गया, जिक्र किया गया है। 0.3 भी देख लीजिए, द सरफेस विड्थ क्रैक विड्थ, ये जैसे क्रैक है ना 0.3 mm, ये किसके लिए होगा, शुड नॉट इन जनरल एक्सीड 3 mm, से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेंबर, वेयर क्रैकिंग इज नॉट हार्मफुल, डज नॉट हैव एनी सीरियस एडवर्स इफेक्ट अपॉन द preservation reinforcement steel upon durability of the structure in member where cracking in tensile zone harmful either they are exposed to the or 0.2 mm suggested for the minimum width of crack for particular aggressive, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना पूरा। और मैं बता दूं पूरी PDF अगर आपको चाहिए तो आपको अड्डा 24/7 का ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पर उसके ऊपर ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, पहले यहाँ पर क्या था, एग्जामिनर ने कुछ इस तरीके का दिया था, कुछ ये, अच्छा FCK की 4 ये वाला वैल्यू था, ओके, ये कुछ इस तरीके से था, लेकिन अभी ये चेंज हो गया, अभी सब कुछ ये हो गया, बस अभी ये हो गया,
FC के -3, बस ये, और ये सारा खिल्ला खत्म हो गया, ये सब कुछ खत्म हो गया सर। हाँ, आपके एग्जाम में ये बात आती है, देखिएगा ये आया हुआ है क्या, इन द एब्सेंस ऑफ स्टेबलाइज्ड वैल्यू, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अगर उसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, देन टेबल 8 को हम एज्यूम करते हुए अटेम्प्टेड टू ऑब्टेन 30 सैंपल लीजिए। अब आपसे पूछा जाता है कितने सैंपल लेते हैं, 30 सैंपल लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी 30 सैंपल लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी 30 सैंपल लेते हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है। और फॉर कॉन्क्रीट ऑफ क्वांटिटी अप टू कितना होना चाहिए, 30 मीटर क्यूब, जो पहले नहीं गिवन थी अब गिवन है, ओके, कितना होना चाहिए 30 मीटर क्यूब। और इंडिविजुअल रिजल्ट सेल बी FC के -2 होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए मिनिमम। हाउएवर द नंबर ऑफ सैंपल ओनली 1 इज द इतना रिक्वायरमेंट FC के 4 और इतना मिनिमम होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, ये M15 और उसके ऊपर का है, ये 15 के नीचे कंक्रीट आप कंस्ट्रक्शन में यूज ही नहीं करते, उसके ऊपर की यूज करते हैं। यहाँ पर क्या था, M15 के लिए अलग था, M20 और उसके ऊपर के लिए अलग था। अब ये कहाँ से ले लिया गया, M15 से। कुछ बच्चों को ये क्लास तो बहुत ही खराब और वाहियात लग रही होगी, क्योंकि कुछ समझ ही ना आ रहा होगा कि चल क्या रहा है। सर ये जो चल रहा है मैं बता दूं, यहाँ पर IS कोड आप पढ़ते हैं, RCC के अंदर 456, स्टील के अंदर 800 पढ़ते हैं। जो IS कोड आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें जो चेंजेज हुए और उन सारे चेंजेस को मैं एक वीडियो में समराइज कर रहा हूँ, ठीक। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और मैं श्योर हूँ कि जो पढ़ कर नहीं जाएगा गलत करेगा, क्योंकि वो ये पढ़े होंगे, नया ये आ गया है, ओके। और आगे अगर देखा जाए यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट होगा वही। अच्छा 1 मिनट, मैं आपको बता दूं अभी कितने पेज बचा हुआ है, 16, 5, 4-5 पेज है। रुकिए, मैं आपको सबसे पहले इसके पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने के लिए इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लीजिए इंजीनियर्स अड्डा से, क्योंकि वहां पर भी आपको ऐसे ही तगड़े वाले कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। और जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियरिंग महापैक है, और सिविल इंजीनियरिंग का जो महापैक है ना, अगर आप ये इनरोल करते हैं तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आपका RRB जेई हो, SSC जेई हो, UPPSC जेई हो, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं ना, सबका एक्सेस मिल जाएगा सर। यहाँ पर आपको कूपन कोड Y579 जैसे आप लगाओगे 32 रुपये का पड़ेगा, और आपको डिस्काउंट भी, डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगा। जैसे कूपन लगाने के बाद और भी आपको सरप्राइजेस यहाँ मिलेंगे, ये तो आपको अभी दिख रहा है, लेकिन ये सरप्राइजेस के साथ और भी कम हो जाएगा, ठीक ना, चेक कर लीजिएगा आप एक बार। और आगे आपको बता दूं, अगर आप RRB जेई की तैयारी कर रहे हैं, देखिए अगर CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच है, फाउंडेशन बैच अगर फिर से करना चाह रहे हैं तो फाउंडेशन बैच RRB जेई 2025 की तैयारी कर लीजिए, ओके। यहाँ पर भी आप जाइएगा, जैसे कि CBT 2 की अगर बात करता हूँ मैं, आप जैसे इसको क्लिक करेंगे आपको 5500 का पड़ेगा ना। अगर आपके पास पैसा नहीं, आपको डिस्काउंट चाहिए, Y579 लगाइए, 1175 रुपये का बैच मिल जाएगा यार, और क्या ही चाहिए, CBT 2 पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं, तो जाकर इनरोल कर सकते हैं, और इसी तरीके से एक बेहतरीन सेशन में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ही आपको खुद से पढ़कर समझ में आया, कभी आप सोच पाएँ कि सर क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है। आगे अगर बात करते हैं सर, तो यहाँ तक हो गया, ये तो बहुत ही डेप्थ हो गया। अब जैसे कि मैं तो इस पर काफ़ी रिसर्च किया हुआ, कम से कम 10 दिन लगा होगा इतनी स्लाइड बनाने में। क्या है सर यहाँ पर कि मिक्सिंग के केस में अगर देखा जाए सर, मिक्सिंग मतलब मिलाना, अगर हाथ से मिक्सिंग करते हो 10% एक्स्ट्रा मिलाते हो, आपको पता होगा कि कंक्रीट शैल बी मिक्स्ड इन मैकेनिकल मिक्सर, द मिक्सर शुड कंप्ली विद IS 1791 एंड IS 12119, द मिक्सर शैल बी फिटेड विद द water measuring device, the mixing shall be continue until there is a uniform distribution material and the mass in uniform color consistency. if there is segregation होगा after unloading from mixer से, तो concrete shall be remix करोगे, तो क्या करोगे, रिमिक्स कर दोगे। यहाँ पर क्या, वही सब कुछ लिखा होगा, मिक्सिंग एफिशिएंसी टेस्ट shall be perform at least once in year। अब आपके एग्जाम में यह आ जाएगा, जो मिक्सिंग है उसकी परफॉर्मेंस को साल में एक बार उसके एफिशिएंसी को जरूर चेक कर लेना चाहिए सर। आगे अगर बात किया जाए तो देयर सेग्रीगेशन आफ्टर अनलोडिंग कंक्रीट शुड बी रिमिक्स, हाँ ठीक है। और नीचे क्या था सर, और मिक्सिंग के बारे में ही, मिक्सिंग टाइम शुड बी टेकन एटलीस्ट 2 मिनट, 2 मिनट होनी चाहिए। फॉर अदर टाइप ऑफ मोर इफिशिएंट मिक्सचर में मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेशन शैल बी फॉलोड बाई हाइड्रोफोबिक सीमेंट, इट मे बी डिसाइडेड बाई द इंजीनियर इंचार्ज। आपका नॉर्मली 2 मिनट होगा मिक्सिंग टाइम, मैंने भी आपको लिखवाया है, लेकिन हाइड्रोफोबिक के लिए आप अपने जो उस समय इंजीनियर है उससे पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि आपका मिक्सिंग टाइम शैल बी एटलीस्ट
2 मिनट, कम से कम 2 मिनट होना चाहिए फॉर कन्वेंशनल फ्री फॉल ड्रम के लिए, बैच टाइप कंक्रीट मिक्सर। फॉर अदर टाइप के लिए मोर इफिशिएंट मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेड शैल बी फॉलोड। उसके लिए अब आपको इंजीनियर से नहीं पूछना, उसके लिए आपको चार्ट दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं सर। हो गया सर। तो आई होप आपको क्लास कैसे लगी सर। क्यों, आपको एक बार फिर से मैं पूरा का पूरा दिखा देता हूँ। एक बार फिर से मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर जितना भी अभी पढ़ाया हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक ना। चलो दिखाता हूँ क्या क्या आपने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है सर आपके लिए। इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो ये नेचुरल वाला था आपके लिए, ये नेचुरल वाला था आपके लिए, और इससे भी इम्पॉर्टेंट ये वाला था, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। और अगर आगे बढ़ा जाए सर, और अगर आगे बढ़ता हूँ सर, तो यहाँ पर ये वाला 25% 20% आपका हो गया वाटर सीमेंट रेशियो, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर, और यहाँ पर ये वाला आपके लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है। यहाँ पर एडमिशन वाला ज़रूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और आगे बात किया जाए 0.1%, और यहाँ से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको भी से छोड़ सकते हैं, लेकिन ये फिर नोट कर लीजिएगा। और आगे ये वाली वैल्यू भी नोट कर लीजिएगा। फिर से यहाँ पर ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब चांसेस है कि M55 और M60 ही एग्जामिनर आपसे पूछे, ठीक। और आगे अगर बात किया जाए ये वाला भी बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड डिफॉर्म बार, इसके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। सीवियर के लिए पहले कितना था 0.1 था, लेकिन अब वेरी सीवियर और स्टीम के लिए 0.1 हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, कहीं पर लिखे हो तो चेंज कर लीजिए। 30 सैंपल चाहिए, अब भी 30 सैंपल चाहिए। ये वैल्यू अब पहले 15-20 के लिए अलग अलग थी, 15 के लिए अलग थी, और 20 और 20 के ऊपर के लिए अलग थी, अब 15 के ऊपर ही सब एक साथ कर दिया गया। ओके सर। और आगे बात किया जाए, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा, दोनों को मिलान कर लीजिएगा, इसीलिए पहले क्या था अब क्या है, दोनों मैंने एक चीज। और ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहीं पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ये कब से कितने साल में आपको एटलीस्ट एक साल में कितने बार चेक करना चाहिए, साल में एक बार करना चाहिए और करना चाहिए। ये जो कोर्स है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिविल इंजीनियरिंग का महापैक अगर अभी आप इनरोल करोगे तो जैसे ही कूपन कोड लगाओगे, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा कि सर डबल वैलिडिटी मिल गई, ठीक ना, आपको तुरंत मिल जाएगी। मैं बता रहा हूँ, जैसे आप लगाओगे Y579 तुरंत आपको डबल वैलिडिटी वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। तो जाओ फटाफट, सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर डेली मेरी शाम के 6 बजे क्लास होती है, आप आइए वहाँ पर, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब के अंदर, आप वहाँ पर आइए, पढ़ाई करिए। अगर आपको सही लगता है कि यार ये मास्टर मेरा उद्धार कर सकता है तो आप पढ़ने आइए, अदरवाइज़ आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहीं पढ़ाई करिए। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा, और आपके कंटेंट में एक नया पेज जुड़ जाएगा। चलो ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद। सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद सर।